ओके दोस्तों, तो अब ग्राफ रिलेटेड और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो ग्राफ दे रखा है, एक है V वर्सेस T वाला ग्राफ और उस पर बोला है जो एक प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ये है मेरा इनिशियल पॉइंट और ये है मेरा फाइनल पॉइंट। इसको पीछे प्रोड्यूस करने पर यहां पर मिलता है, कहीं पर पता नहीं कहां पर मिलता है, लेकिन यहां पर मिलता है। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट 1, ये है मेरा पॉइंट 2। इस पॉइंट पे गैस का प्रेशर है P1 और इस पॉइंट पे गैस का प्रेशर है P2। तो सवाल है कंपेयर P1 एंड P2 पहला। अगला जो है वो ध्यान देना, यहां पर V है, यहां पर T है, ठीक है। और यहां पे जो है प्रोसेस कुछ इस प्रकार का है, इसको पीछे प्रोड्यूस करने पर यहां पर मिलता है और यह है पॉइंट 1, यह है पॉइंट 2। तो कंपेयर P1 एंड P2, ठीक है। अच्छा, पहले मैं ये दोनों क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा और फिर मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। मैं दोनों मेथड दिखा देता हूं, ठीक है, कैसे कंपेयर किया जा सकता है। ग्राफिकली वाला मेथड काफी प्यारा है, ठीक है, बट मैथमेटिकल मेथड भी एक बार देख लो। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन है, y की तरह काम कर रहा है कौन? v, और x की तरह काम कौन कर रहा है? t। इसको मैं नाम दे देता हूं ग्राफ 1 और पहले मैं उसको एनालाइज करता हूं। ये जो वॉल्यूम है, मान लो ये है मेरे पास V0, ठीक है, राइट। तो अगर मैं ग्राफ 1 को एनालाइज करूं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू mx, m मैंने a मान लिया, कोई भी एक नंबर है और a मेरा पॉजिटिव है। y इक्वल्स टू mx प्लस c, c इज द y इंटरसेप्ट, दैट इज V0। ऑब्वियस सी बात है, a और V0 जो है वो दोनों मेरा ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो अब ध्यान देना, अगर V को मैं क्या लिख सकता हूं? nRT बाई P। तो ऑब्वियसली बात है, इसको मैं लिख सकता हूं AT प्लस V0। ओके, सो P मेरे पास आ जाएगा nRT बाई AT प्लस V0। ओके, तो ऊपर नीचे T से डिवाइड कर दो, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू nR बाई A प्लस V0 बाई T। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा। तो ना ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं T को बढ़ाता हूं तो A0 बाई T डेफिनेटली मेरा कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 1 से 2 जाने के दौरान मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि T2 मेरा डेफिनेटली ग्रेटर देन T1 है, जो क्वाइट एविडेंट है फ्रॉम द ग्राफ। तो A0 बाई T अगर कम होगा, सॉरी V0 बाई T अगर मेरा कम होगा तो A प्लस V0 बाई T भी मेरा कम हो जाएगा। और डिनोमिनेटर अगर मेरा कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है, nR बाई A प्लस V0 बाई T जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर भी मेरा इंक्रीज करेगा। तो इस वाले ग्राफ पे टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ हमारा प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। सो सिंपल सी बात है, एज T2 is greater than T1, that will imply P2 will be greater than P1. That's a simple comparison. और ये वाला ग्राफ को अब मैं ग्राफिकली देखना चाहता हूं। एक काम करो, ये है तुम्हारा VT ग्राफ
और ये वाले वीटी ग्राफ पे मैं आइसोबार्स ड्रॉ कर रहा हूं एट टू डिफरेंट प्रेशर्स P1 एंड P2। ये है मान लो मेरा प्रेशर P1 का आइसोबार, ये है प्रेशर P2 का आइसोबार। और आइसोबार के लिए वीटी कर्व में हम जानते हैं जिसका आइसोबार नीचे होता है उसका प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो मैं ड्रॉ किया हूं P2 इज ग्रेटर देन P1। ना यहां पर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, तो ये स्ट्रेट लाइन को अगर मैं प्लॉट करता हूं इट विल इंटरसेक्ट समहाउ लाइक दिस। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही है मेरा पॉइंट 1, क्योंकि यहां पे तो हर पॉइंट का प्रेशर P1 है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर जो है वो इस ग्राफ को इस पॉइंट पे कट करेगा और ये वाला ग्राफ को यहां पर कट करेगा। तो ये है मेरा प्रोसेस। तो साफ साफ P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ये है मेरा ग्राफ 1 का एनालिसिस। सिंपली अगर हम दो आइसोबार्स बना ले तो वहां से ही हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। अदरवाइज मैथमेटिकल एनालिसिस में कर दिया हूं, वहां से भी हम देख सकते हैं जो हमारा फाइनल प्रेशर होगा वो हमारा इनिशियल प्रेशर से ज्यादा होने वाला है, राइट। अच्छा, इसके रिगार्डिंग और एक सवाल है। लेट T2 इज इक्वल्स टू 2T1, यानी इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो T2 बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट का टेम्परेचर को मैं T1 बोल रहा हूं। तो T2 इज इक्वल्स टू 2T1। तो स्टेट इफ P2 is greater than equals to 2P1, यानी P2 जो है वो ऑब्वियसली P1 से बड़ा तो है, लेकिन 2P1 से बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है, मुझे वो चीज निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। P1 में क्या लिख सकता हूं, NR बाई A V0 बाई T1, और P2 में क्या लिख सकता हूं, A प्लस V0 बाई 2T1, राइट। सुनाओ, तो P2 बाई P1 जब मैं करूंगा तो NR गॉन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं मैं आगे। ये आ जाएगा NR T1 A T1 प्लस V0, ये आ जाएगा 2 NR T1 V0 प्लस 2 A T1। तो इफ आई डिवाइड P2 बाई P1, 2 डिवाइडेड बाई V0 प्लस 2A T1 V0 प्लस AT1, मेरे पास ये वाला चीज आ जाएगा। सो P2 बाई P1 is equals to 2 into V0, 2 into V0 plus AT1 by V0 plus 2AT1। तो ऊपर वाले को मैं लिख दे रहा हूं 2AT1 माइनस T1, 2AT1 माइनस T1। सो दिस विल बी 1 माइनस AT1 बाई V0 प्लस 2AT1। नाउ ये वाला क्वांटिटी जो भी है पॉजिटिव है, ये वाला क्वांटिटी जो भी है पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो क्वांटिटी है वो मेरा लेस देन 1 है, तो P2 बाई P1 विल बी लेस देन 2, तो P2 विल बी डेफिनेटली लेस देन 2P1।
P2 will be definitely less than 2P1। अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान दो, क्या मैं इसको लॉजिकली बोल सकता था या नहीं? ध्यान देना, अगर टेम्परेचर को डबल करने पर प्रेशर को डबल होना है तो सिंपल सी बात है, वहां पर हमारा वॉल्यूम को फिक्स रखना पड़ेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स रखता हूं, तो वॉल्यूम को फिक्स रखने के लिए ग्राफ 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, मैं 1 से अपना जर्नी को चालू करके अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूंगा तो T2 में टेम्परेचर होगा मेरे पास कुछ इस प्रकार का होने वाला है। राइट, मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये इनिशियल टेम्परेचर है T1, यहां पर जो टेम्परेचर है वो है 2T1। तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं, तब मेरा जो प्रेशर आता वो प्रेशर मेरे पास आता 2 टाइम्स P1, बट उसके करस्पॉन्डिंग आइसो बार अगर मैं ड्रॉ करता हूं, वो मेरा इस प्रकार का आता। तो इससे ग्राफ और नीचे आना पड़ता आइसो बार को, तो डेफिनेटली ये 2P1 का आइसो बार है, ये मेरा 2P1 का आइसो बार है। P2 डेफिनेटली उस आइसो बार के ऊपर है, तो P2 डेफिनेटली मेरा 2P1 से तो कम ही होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। राइट, तो ये है मेरा ग्राफ 1 का कंप्लीट एनालिसिस। तो वैसे ही अगर मैं ग्राफ 2 का एनालिसिस करूं, अगर मैं ग्राफ 2 के बारे में एनालिसिस करूं, पहले एक बार मैथमेटिकली कर दूंगा और फिर हम लोग एक बार लॉजिकली देखते हैं। तो ग्राफ 2 में ये वाला अगर V वर्सेस T है, अगर मुझे ये वाले ग्राफ में Y इंटरसेप्ट बनाना है, तो मुझे हाइपोथेटिकली जो वॉल्यूम एक्सिस है उसको नेगेटिव साइड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली नीचे जाके कट करेगा। ये है मेरा ग्राफ, राइट, ये है मेरा ग्राफ। तो डेफिनेट सी बात है, यहां पर मेरे पास आएगा कुछ वैल्यू, मान लो -V0, यहां पर है 0.1, यहां पर है 0.2, यहां का प्रेशर है P1 और यहां का प्रेशर है P2, यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर है P2। राइट, तो सिंपल सी बात है, ध्यान दो, यहां पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो V इज इक्वल्स टू AT माइनस V0, क्योंकि यहां पर मेरा Y इंटरसेप्ट जो है वो हमारा नेगेटिव है। सो यहां पर A और V0 ग्रेटर देन 0, दिस इज nRT बाई P, AT माइनस V0। राइट, तो P मेरे पास आ जाएगा nRT बाई AT माइनस V0। तो ऊपर नीचे अगर मैं T से डिवाइड कर दूं, इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू nR A माइनस V0T। तो सिंपल सी बात है, अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो V0 बाई T घटेगा, तो A माइनस V0 बाई T जो है, क्योंकि माइनस साइन है तो डेफिनेटली बढ़ेगा, और नीचे अगर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है nR बाई A माइनस V0 बाई T मेरा कम हो जाएगा, तो प्रेशर मेरा डिक्रीज करेगा। तो जो मेरा सेकंड पॉइंट का प्रेशर होगा वो डेफिनेटली मेरा फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर से कम होने वाला है। सो P2 विल बी लेस देन P1 इन दिस सिनेरियो, जो ग्राफिकली भी काफी ज्यादा एविडेंट है। अगर मैं यहां पर आइसोबार बनाने जाऊं तो 1 पॉइंट का आइसोबार कुछ इस प्रकार का होगा फॉर द P1 आइसोबार, और जो सेकेंड पॉइंट का आइसोबार होगा P2 का वो इस प्रकार का होगा। तो सिंपल सी बात है,
P1 का आइसोबार यहां पे नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली जिसका आइसोबार नीचे उसका प्रेशर ज्यादा इन द VT कर्व। आई होप द होल एनालिसिस इज अंडरस्टूड। तो अगर मान लो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन वगैरह कुछ दे रखा है, तब किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आ जाना चाहिए। और एक आसान क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये मेरे पास पीवी डायग्राम है कोई एक, ठीक है, एंड एक प्रोसेस जा रहा है। तो मान लो ये वाला पॉइंट का प्रेशर है 2P0, वॉल्यूम है V0, इस पॉइंट का प्रेशर है P0 और इस पॉइंट का वॉल्यूम है 2V0। तो सवाल है जो यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या सेम रह रहा है। चलो पहले एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स मान लेना, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है, तो डेफिनेट सी बात है इन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो ये जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो डेफिनेटली मेरा सेम आइसोथर्म पे लाई करेगा। तो इन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, बट ये आइसोथर्मल लाइन नहीं है, आइसोथर्मल कर्व नहीं है, तो टेम्परेचर तो डेफिनेटली वेरी करेगा। चलो अब मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा आइसोथर्म बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। बट ये आइसोथर्म उसके ऊपर है, तो टेम्परेचर डेफिनेटली ज्यादा हो रखा है। एंड ऐसे करते 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 फाइनली एक आइसोथर्म ऐसा आएगा जो जस्ट इसको टच करता हुआ जाएगा, और जहां पर वो जस्ट टच करता हुआ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर का आइसोथर्म मिलेगा जो कर्व का कम से कम एक पार्ट पे कट कर रहा है, राइट? कम से कम उसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी यहां पे टच करेगा। बट इससे ऊपर का कोई भी अगर आइसोथर्म बना लूं तो इन दैट केस ना वो कट करेगा ना वो टच करेगा, वो आइसोथर्म के साथ तो कर्व का कोई संबंध ही नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग से चालू करके ये वाला पॉइंट तक टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एंड उसके बाद फिर हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा। यानी सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं टेम्परेचर first increases and then decreases। टेम्परेचर पहले हमारा इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर हमारा डिक्रीज करना चालू करेगा। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड, राइट? समझ में आया? मैथमेटिकली देखना चाहे तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म लगा देता हूं। सो P माइनस P0 बाई 2P0 माइनस P0, V माइनस 2V0 बाई V0 माइनस 2V0। स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर दिया। सो P minus P0 by P0 equals to V minus 2V0 by minus V0. So P by P0 minus 1 minus V by V0 plus 2. So P by P0 plus V by V0 is equals to 3. मेरे पास ये आ जाएगा रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम में, राइट? तो टेम्परेचर के बारे में रिलेशन निकालना है। अच्छा, मैं P क्या लिख सकता हूं? कोई एक वेरिएबल से दुश्मनी निभा लेता हूं।
P naught by V naught into 3 V naught minus V, राइट? ये आ जाएगा मेरे पास। एंड P को मैं लिख सकता हूं nRT बाई V, तो ये आ जाएगा मेरे पास। So now let's see. T will be equals to P naught by NR V naught V into 3 V naught minus V. अब मैं अगर ये वाला टर्म के बारे में देखूं, राइट, ये वाला टर्म के बारे में देखूं, so it's clearly evident V plus 3 V naught minus V by 2 will be greater than or equals to under root V into 3 V naught minus V. AM is greater than or equals to GM, right? So V into 3 V naught minus V will be less than or equals to 9 V naught square by 4. Okay, एंड इसको अगर मैं पुट बैक कर देता हूं टेम्परेचर वाले रिलेशन में, सो T max will be equals to, क्या लिख सकता हूं, P naught into 9 V naught square by 4 by NR V naught, that is equals to 9 times P naught V naught by NR. That is the maximum temperature. तो ये हमारा टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन होगा, जब हमारा AM इक्वल्स टू GM होगा, और वो तभी होगा जब दोनों क्वांटिटीज हमारे साथ में इक्वल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अटेन्स व्हेन V equals to 3 V naught minus V. So V equals to 3 V naught by 2. And if I put it back, P will also be equals to 3 P naught by 2. तो ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली दोनों हमने देख लिए हैं। मैथमेटिकली हम ये भी निकाल दिए हैं जो किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, एंड ये भी हमने देख लिए हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर का वैल्यू कितना होने वाला है, राइट? तो ग्राफिकली प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करना है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया इतने क्वेश्चंस के थ्रू आई होप लग गया है। तो अब हम लोग कुछ काफी बढ़िया सवाल करते हैं PV इक्वल्स टू NRT के रिगार्डिंग, देखते हैं कितने ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस यहां पर हो सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, एक सवाल देखते हैं क्या है। मेरे पास एक इस शेप का कंटेनर है, दो पिस्टन ऐसे लगा हुआ है, इस पिस्टन के साथ एक रॉड है और उसके सहारे दूसरा पिस्टन लगा हुआ है। ये बीच में एक रॉड है, तो दोनों पिस्टन या तो साथ में ऊपर जा सकता है या तो साथ में नीचे जा सकता है। यहां पर बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है मेरा P नॉट। यहां पर बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दे रखा है P नॉट, राइट? अच्छा, अंदर हवा है, कोई गैस है, जो ऊपर का पिस्टन का एरिया है वो एरिया है A1, जो नीचे का पिस्टन है उसका एरिया है A2, राइट? समझ में आया? अच्छा, मास ऑफ
पिस्टन्स प्लस रॉड, वो दे रखा है कैपिटल एम, राइट। ओके, ये सब कुछ दे रखा है। अब क्या है, कैलकुलेट डेल्टा टी फॉर विच, calculate the delta t for which the whole system moves upward by L। पूरा सिस्टम जो है वो L लेंथ से ऊपर जाने के लिए मुझे कितना से टेम्परेचर को बदलना पड़ेगा, यानी हीट करना पड़ेगा या कूल करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग हमें देखना है। दोस्तों ये मान लेना अंदर n मोल्स आइडियल गैस है। गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो अगर n है, तब इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा हमें। अच्छा, जी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ओके। सो मान लो जो अंदर का गैस का प्रेशर है वो प्रेशर है मान लो इनिशियली P, जो गैस का जो प्रेशर है वो इनिशियली है P। अब मैं ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको बाहर लाके एनालाइज करता हूं, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम को बाहर लाके एनालाइज करता हूं। अच्छा, इसको पूरे को सिस्टम लेने का मेन फायदा बहुत सिंपल है। जो यहां पर ध्यान देना, जो बीच का रॉड है वहां पर जो टेंशन वगैरह लगेगा वो हमारा इंटरनल फोर्स होने के कारण कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इस पे लग रहा है P0 A1। यहां पे जो हवा जो फोर्स लगाएगा वो डेफिनेटली कितना लगाएगा, P0 इंटू A2, राइट। अच्छा, अंदर का गैस फट के बाहर निकलना चाह रहा है। देखो प्रेशर फोर्स कैसे लगाता है, ये 19 में पढ़े हो, हमेशा वो उसको एक्सपांड करवाना चाहता है, प्रेशर हमेशा फड़वाना चाहता है, राइट। यानी ये वाला प्रेशर दबाना चाहेगा, ये वाला प्रेशर ऐसे धक्का देना चाहेगा, गैस का प्रेशर इस पिस्टन को ऊपर धक्का मारना चाहेगा, और ये वाला प्रेशर राइट, और इस पूरे सिस्टम के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg। अब मैं यहां पर अगर ध्यान दूं, द नेट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स, सो P into A1 minus A2 must be equals to P0 into A1 minus A2 plus mg। यानी जो मेरा अंदर का प्रेशर होगा P, that will be equals to P0 plus mg by A1 minus A2। और ध्यान देना, ये वाले प्रेशर में कोई टेम्परेचर का फैक्टर नहीं है, ये वाले प्रेशर में कोई भी टेम्परेचर का फैक्टर नहीं है। तो एक बात तो निश्चित है, दैट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ये वाला मेरा अंदर का प्रेशर हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, इस प्रेशर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है, ओके। तो ये वाला प्रेशर में अगर कोई बदलाव संभव नहीं है तो ये वाला प्रोसेस जो है
ये एक आइसो बार पे लाई करेगा, दैट्स फॉर श्योर. सो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो P into V is equals to nRT. तो प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है, तो P into डेल्टा V is equals to nR into डेल्टा T. Right? P into delta V must be equals to nR into delta V, delta T. So delta T will be simply equals to P by nR into delta V. That's for sure. अच्छा, अब बात यहां पर यह आती है, जो डेल्टा V हमारा कितना होगा, इसके लिए मैं इस फिगर को वापस एक बार ड्रॉ करना चाहूंगा और मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को दिखाऊंगा. अच्छा, ये मान लो मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, और मेरा फाइनल पोजीशन कैसा है, यहां से मेरा L लेंथ ऊपर जा चुका है, लाइक दिस. ओके, सो जब ये L लेंथ से ये वाला ऊपर गया है, तो ये वाला भी L लेंथ से ऊपर गया है. तो ये वाला पिस्टन ऊपर जाने के कारण जो नया वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, वो कितना हुआ है, A1 into L. और ये L से ऊपर होने के कारण जितना वॉल्यूम मेरा खर्चा हो गया है, that will be simply equals to A2 into L. तो इतने से वॉल्यूम बढ़ा है, इतने से वॉल्यूम कम हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जो मेरा डेल्टा V होगा, that delta V will be equals to this minus this, that is A1 minus A2 into L. ये मेरा डेल्टा V है. अच्छा, जो कि हमारा बड़ा है, तो डेल्टा T भी, यानी ऑब्वियस सी बात है, हीट तो करना पड़ेगा. कूल करने से काम नहीं निकलेगा, इट हैज टू बी हीटेड. तो अगर मैं इसको हीट किया हूं, तो सिंपल सा मतलब क्या है, मेरे पास जो मेरा डेल्टा टी आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, P जब मैं जानता हूं P0 प्लस mg इंटू A1 माइनस A2 इंटू डेल्टा V. by nR. So delta T will be equals to P0 into A1 minus A2 plus mg L by nR. तो टेम्परेचर में इतने से मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये L लेंथ से ऊपर जाने वाला है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड, राइट. अगला एक क्वेश्चन देखते हैं. क्या है मेरे पास, इसी प्रोफाइल का है. मेरे पास एक वर्टिकल कंटेनर है, मेरे पास एक वर्टिकल कंटेनर है, यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में G लग रहा है. ये एक पिस्टन से फिटेड है जिसका मास है m, राइट. अब क्या है, यहां पर इनिशियली यहां का टेम्परेचर 300 केल्विन है और यहां का टेम्परेचर भी 300 केल्विन है, राइट. ऊपर गैस है, नीचे भी गैस है, राइट. यहां पर गैस का नंबर ऑफ मोल्स n है और नीचे भी गैस का नंबर ऑफ मोल जो है वो n है, ओके. अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम है मान लो V2 और यहां का वॉल्यूम जो है वो है V1 दे रखा है.
V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू 2। यानी पिस्टन राइट नाउ जो अंदर का कंटेनर है उसको 3:1 पे 2:1 पे डिवाइड कर रहा है। ओके, मैं अब टेम्परेचर को चेंज किया, पता नहीं गर्म किया या ठंडा किया। अब जो नया सिनेरियो क्रिएट हुआ है, वो नया सिनेरियो में क्या है? ऊपर और नीचे दोनों का टेम्परेचर में मैंने T केल्विन पे सेट किया। वही गैस का, तो गैस तो चेंज नहीं होगा, यानी मोल्स जो है वो तो मेरा फिक्स है, राइट। ये पिस्टन मेरा मूवेबल था, तो यहां पर भी n मोल्स है राइट नाउ, ये भी मेरा n मोल्स है, राइट। सो अब नीचे वाले का वॉल्यूम है मान लो V2 डैश, ऊपर वाले का वॉल्यूम है V1 डैश। ये दे रखा है V1 डैश बाई V2 डैश, अब मेरा 3 है, ठीक है। तो सवाल कैलकुलेट, तो जो टेम्परेचर T मुझे मेंटेन करना पड़ेगा वो टेम्परेचर T का वैल्यू कितना होने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। अच्छा ध्यान दो, मान लो ऊपर वाले प्रेशर का, ये इनिशियल वाले का एनालाइज कर रहा हूं, यहां का प्रेशर है P1 और यहां का प्रेशर है P2, और बाद में ऊपर का प्रेशर में कुछ बदलाव आता है P1 डैश, और ये वाला प्रेशर बन जाता है मेरे पास P2 डैश, राइट। ओके, सुनाओ क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं यहां पर, ध्यान देना। ये वाले यहां का प्रेशर अगर मेरा P1 है तो ऊपर से फोर्स लगेगा P1 इंटू A, और नीचे से फोर्स लगेगा P2 इंटू A। अच्छा बाय द वे, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर नीचे सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। अगर ऊपर का वॉल्यूम नीचे के डबल है तो नीचे का प्रेशर ऊपर का डबल होगा, यानी सिंपल सी बात है। एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, P2 विल बी इक्वल्स टू 2P1, और इसके अलावा पिस्टन पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, राइट। तो ये वाले पिस्टन का फोर्स इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हुए मैं लिख सकता हूं P2A इज इक्वल्स टू P1A प्लस mg, बट P2 इक्वल्स टू 2P1, तो सिंपल सी बात है 2P1A इज इक्वल्स टू P1A प्लस mg। तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा P1A विल बी इक्वल्स टू mg। और अब मैं ये एनालिसिस सेकंड सिनेरियो में क्रिएट करूं, ठीक है। यानी वहां पर क्या है मेरे पास, इसके ऊपर राइट नाउ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है P1 डैश इंटू A, राइट। नीचे लग रहा है मेरे पास P2 डैश इंटू A, डाउनवर्ड लग रहा है mg, बट ऊपर का वॉल्यूम नीचे के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है, तो नीचे का प्रेशर ऊपर का प्रेशर का 3 टाइम्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हमारा सेम है। सो सिंपली मैं लिख सकता हूं P2 डैश इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स P1 डैश, है कि ना, राइट। तो इसका अगर मैं फोर्स एनालाइजेशन देखता हूं, P2 डैश इंटू A इज इक्वल्स टू P1 डैश इंटू A प्लस mg, सो 3P1 डैश इंटू A, P1 डैश इंटू A प्लस mg, सो mg मेरे पास आ जाएगा 2P1 डैश इंटू A,
ना अगर मैं इन दोनों का mg को इक्वेट करता हूं तो मेरे पास P1 और P1 डैश में रिलेशन आ जाएगा एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2P1 डैश A. So P1 dash is equals to P1 by 2. Right? समझ में आया? अब दोनों का ऊपर के जो कंटेनर है उन दोनों में रिलेशन बनाने का ट्राई करो. मान लो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो V0 है. ऑब्वियसली बात है यहां पर तो सेम है. तो पहले जो ऊपर वाला कंटेनर है ये मेरा 2:1 पे डिवाइड हुआ था. तो प्रेशर जो था वो था मेरा P1, वॉल्यूम था 2V0 by 3, वॉल्यूम था 2V0 by 3 और टेम्परेचर था 300 केल्विन. और अब ये वॉल्यूम 3:1 पे डिवाइड हुआ है तो ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम हो गया है 3V0 by 4. सो ये वाला प्रेशर है P1 by 2, वॉल्यूम हो गया है 3V0 by 4 और टेम्परेचर हो गया है T केल्विन. बट n जो है वो फिक्स्ड है तो मैं सिंपल लिख सकता हूं P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. अरे वो P1 P2 कुछ और है, इन जनरल में लिख सकता हूं n अगर फिक्स है तो. सो P1 into 2V0 by 3 by 300 will be P0 by 2 into 3V0 by 4 divided by T. So P1 gone, V0 gone. So T 300 into 3 by 8 into 3 by 2 मेरे पास ये आ जाएगा. तो क्या आ जा रहा है मेरे पास, ये आ जाएगा 150, ये मेरे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 225 इंटू 3 यानी 675 by 4. वन 6 sorry 8.75 Kelvin. So this will be the final temperature जिस पर मैंने दोनों को मेंटेन किया हूं. तो बेसिकली पिस्टन का मास को लेकर किस तरीके से डील करना है उसके रिगार्डिंग ये मेरा एक सवाल था. और अब मैं थोड़ा एक्सीलरेशंस के फैक्टर या वेराइंग टेम्परेचर वो सारे फैक्टर्स जो है अब इंट्रोड्यूस करने वाला हूं. ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है. मेरे पास एक दोनों साइड से क्लोज्ड कंटेनर है. कंटेनर का यहां पर जो एरिया है वो है A, जो लेंथ है वो है L. इसके अंदर गैस है, आइडियल गैस है. ठीक है, कितना मोल्स है, मान लो ये N मोल्स है. अब क्या है, मैंने ये वाला N को मेंटेन किया हूं एट टेम्परेचर T1 और ये वाला N को जो मैं मेंटेन किया हूं वो है टेम्परेचर T2 पे, जहां पे T1 इज ग्रेटर देन T2. टेम्परेचर इंक्रीजेस linearly. टेम्परेचर जो है वो मेरा linearly इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड. ठीक है, तो सवाल ये है कैलकुलेट
द प्रेशर inside the container. कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हमारा कितना होने वाला है, ये हमारा सवाल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, सबसे पहले एक बात को हम समझने का ट्राई करें। जो यहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेशर जो है वो हर पॉइंट पे डेफिनेटली सेम रहेगा, वरना तो एयर तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक ना हमारा प्रेशर हर पॉइंट पर सेम हो जाए। सो पहली बात, वॉट एवर हैपनिंग विथ टेम्परेचर डजंट मैटर, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। जितना भी पॉइंट है उन सब में प्रेशर डेफिनेटली हमारा सेम रहेगा, और वो प्रेशर को मान लो है पी नॉट। हाँ, टेम्परेचर ऑब्वियसली वेरी कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एक बहुत छोटा टुकड़ा काट लेता हूं ऑफ थिकनेस dx। यहां पर मैंने एक बहुत छोटा टुकड़ा काट लिया ऑफ थिकनेस dx, राइट। अच्छा, पहली बात, ये x पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो T। मैं T के बारे में क्या कह सकता हूं? अच्छा, टेम्परेचर मेरा लिनियरली वेरी कर रहा है, तो T1 से T2 हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ L। तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर जिससे वो डिक्रीज किया है, ठीक है, वो डिक्रीज करता हुआ टेम्परेचर कितना है? ऑब्वियस सी बात है T1 माइनस T2। ये डिक्रीज क्या है? L लेंथ पे, तो पर लेंथ जो डिक्रीज है वो है T1 माइनस T2 इंटू L डिवाइडेड बाई L। तो x लेंथ पे जो डिक्रीज करेगा वो इतने से डिक्रीज कर जाएगा, बट इनिशियल है T1, तो कोई भी जनरल पॉइंट का टेम्परेचर मैं ये डेफिनेटली लिख सकता हूं। ध्यान देना, मैंने लॉजिक क्या दिया। इस पॉइंट का T1 है, इस पॉइंट का T2, तो टोटल डिक्रीज हुआ है T1 माइनस T2। दैट डिक्रीज ओवर अ लेंथ ऑफ L, तो पर यूनिट लेंथ जो टेम्परेचर का डिक्रीज होगा वो होगा T1 माइनस T2 बाई L। तो x लेंथ पे जो डिक्रीज होगा दैट इनटू x। इनिशियल इज T1, दिस इज द डिक्रीज, तो टेम्परेचर कोई भी पॉइंट पे मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये है मेरे पास जो ये एलिमेंटल टुकड़ा है उसका टेम्परेचर। उसका जो प्रेशर है वो तो पी नॉट है। जो हमारा वॉल्यूम है dv, वो dv डेफिनेटली आ जाएगा मेरे पास a इंटू dx, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है मान लो इसके अंदर dn, राइट। तो व्हाट आई कैन से इस टुकड़े के लिए, पी नॉट इंटू ADX is equals to DNR into T, that is T1 minus T2 by L into X, right? ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो P नॉट A by NR, sorry, by R dx by T1 minus T2 by L into X, that will be equals to dn। मेरे पास ये आ जाएगा, हाँ कि ना? तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ध्यान देना, इनिशियली जब x 0 था तो तब कोई मोल नहीं था, और फाइनली जब x L हो जाएगा
तो उसके अंदर तो टोटल n मोल्स इंक्लूड हो जाएगा। तो ये है मेरा इंटीग्रेशन। नाउ ये वाला इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस बी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाई बी की तरह काम करेगा, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस पी नॉट ए एल बाई आर इंटू T1 माइनस T2 ln T1 माइनस T1 माइनस T2 बाई L into x from 0 to L, that must be equals to n, right? तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, माइनस पी नॉट ए एल बाई आर इंटू T1 माइनस T2 इंटू ln x को पहले l पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, T1 माइनस T1 प्लस T2, T1 गॉन, T2, x को जब 0 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, T1, दैट इज इक्वल्स टू n, राइट। ऑब्वियसली बात है, माइनस को मैं अंदर डाल दूंगा तो ln T1 बाई T2 हो जाएगा, T2 बाई T1 जो है लेस देन 1 है, तो ये क्वांटिटी राइट नाउ नेगेटिव है, सो P नॉट इंटू ए एल बाई आर T1 माइनस T2 ln T1 बाई T2 दैट इज इक्वल्स टू n। तो P नॉट मेरे पास कितना आ जाएगा, P नॉट विल कम आउट टू बी n r T1 माइनस T नॉट बाई ए एल इंटू ln T1 बाई T2। ये हो जाएगा मेरे पास प्रेशर इनसाइड दिस होल कंटेनर। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। बस मेन बात एक ही था, ये बात को समझना, जो प्रेशर जो है वो हमारा हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा और उसका वैल्यू रहने वाला है P नॉट। ओके, तो चलो अब एक्सीलरेशन का भी इफेक्ट देखते हैं एक आध क्वेश्चन में। क्या है, मेरे पास वन साइड ओपन कंटेनर है, इसका एक साइड जो है वो एटमॉस्फेयर पे ओपन है, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर P नॉट है, क्योंकि ये पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, जो भी पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो तो हमेशा ही होता है P नॉट। ये टोटल लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इफ वी रिक्वायर इट इज इक्वल्स टू A, राइट। अच्छा, टेम्परेचर अंदर T पे मेंटेन है, जो गैस अंदर है उसका मॉलिक्यूलर वेट है m, जो गैस अंदर में है उसका मॉलिक्यूलर वेट है m। ये वाला n को मैं x इक्वल्स टू 0 बोलूंगा, x मेरा इस डायरेक्शन में मेजर्ड है, ठीक है, ये मेरा x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, माना। अब बात यह है, जो मैंने पूरा कंटेनर को A का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे दिया, राइट। तो कैलकुलेट प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ x, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, टोटल मास जो अंदर है उसका वैल्यू कितना है वो मुझे निकालना है, राइट। ये है मेरा सवाल। हाँ, मास वगैरह को देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग पे आ जाना चाहिए, जो यहां पर हमें डेंसिटी की तो डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, तो प्रेशर और डेंसिटी को रिलेट करता हुआ मेरे पास एक टर्म है और वो है आइडियल गैस लॉ का ऑल्टरनेट फॉर्म, दैट इज P बाई रो इक्वल्स टू RT बाई M।
अच्छा दोस्तों, यहां पर अगर मैं कोई भी एक स्मॉल एलिमेंटल टुकड़ा काट लूं ऑफ लेंथ dx, यहां पे ये डिस्टेंस है x, ठीक है, तो इसका राइट में अगर प्रेशर है P, तो लेफ्ट में प्रेशर होगा P प्लस dP, क्योंकि ये P प्लस dP जो फोर्स लगाएगा वो P का फोर्स को एलिमिनेट करने के साथ साथ ये वाला जो बहुत छोटा टुकड़ा ऑफ गैस मास है उसको राइटवर्ड एक्सीलरेशन भी तो देना है। तो इसका अगर मास को मैं dm बोलता हूं तो पहली बात एक चीज ध्यान दो, जो dp इंटू a दैट इज द नेट राइटवर्ड फोर्स that must be equals to dm into acceleration a, and dm is nothing but rho dv, and dv is nothing but a dx, that is equals to rho a dx into small a. So सिंपल सी बात, अगर मैं a को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास एक रिलेशन आता है जो dp is equals to rho small a into dx, राइट। ड्यू टू एक्सीलरेशन जो मेरा राइट और लेफ्ट का प्रेशर होगा उनके बीच में इतना डिफरेंस होने वाला है, लेफ्ट का प्रेशर राइट के प्रेशर से हमेशा ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मेरा इस वाले एंड क्योंकि एटमॉस्फेयर पे ओपन है तो x इक्वल्स टू 0 पर प्रेशर P नॉट होगा, बट जो क्लोज एंड का प्रेशर होगा वो डेफिनेटली हमारा पूरा ट्यूब में से मैक्सिमम होने वाला है। ओके, अच्छा मैं एक और चीज लिख सकता हूं जो मैं देखा हूं, जो P बाई रो इज इक्वल्स टू RT बाई M, सो रो जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू PM बाई RT, मैं ये तो डेफिनेटली लिख सकता हूं। राइट, समझ में आया? ओके, सो dp इज इक्वल्स टू रो का वैल्यू हो जाएगा PMA बाई RT इंटू dx, मेरे पास ये आ गया dp, राइट। सो अब ऑब्वियसली बात है, मैं इंटीग्रेशन करने के लिए बिल्कुल मेरे पास मौका ही मौका है। सो dp बाई p इज इक्वल्स टू ma बाई RT इंटू dx, ओके। तो नाउ इफ आई इंटीग्रेट, initially at x equals to 0 the pressure was P naught, and finally at x the pressure is P, so integral dp by p is nothing but ln p, so ये वाला इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा ln p by P naught is equals to max by RT. Okay, so P will be equals to P naught into e to the power max by RT. अरे मैक्स मतलब मैक्सिमम नहीं, mx, ठीक है। यह है एक्सीलरेशन का इफेक्ट। तो कोई भी जनरल डिस्टेंस x पर जो हमारा प्रेशर होगा वो हम उस सेंस से निकाल सकते हैं, और जो हमारा लेफ्ट एंड का प्रेशर होगा P लेफ्ट, जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर भी है, सिंपली वहां पर हम x की जगह पर L पुट करेंगे एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू P नॉट e टू द पावर MAL बाई RT। ये मेरे पास P लेफ्ट का वैल्यू आने वाला है, राइट। ओके, तो ये P लेफ्ट आ गया लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का।
अब टोटल मास निकालना है। मास निकालने का एक ही तरीका है, डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, डेंसिटी कोई भी जगह पर क्या होगा, Pm by RT, that is P naught M by RT e to the power MAX by RT। तो जनरल डिस्टेंस पे जो मैंने टुकड़ा काटा था dx का, dv है मेरे पास a dx, तो ये वाले टुकड़े के अंदर जो मास होगा dm, that is rho a dx, that is equals to P naught MA by RT e to the power MAX by RT into dx। ये मेरे पास dm आ जाएगा। तो टोटल मास जो होने वाला है m, that is equals to P naught MA by RT इंटीग्रल e to the power MAX by RT into dx, जहां पे x वेरी करेगा फ्रॉम 0 to L। नाउ e to the power ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power ax by a, यहां पर a की तरह काम करेगा MA by RT, तो डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, P naught MA by RT, right, P naught MA by RT into MA ऊपर RT e to the power MAX by RT from 0 to L। So MM is gone, right? RT is gone, so M का वैल्यू आ जाएगा P naught A by A e to the power MAL by RT minus 1। So this is the total mass that is enclosed inside the container। सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल था। P आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x, तो वहां से रो आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ x, एंड उस रो को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इनटू dv करता हुआ, तो हमारे पास टोटल मास जो है वो आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन को किस तरीके से हैंडल करना है उसका मैंने एक क्वेश्चन दिखाया। अब मैं सर्कुलर मोशन करवाने वाला हूं, तो वहां पर देखते हैं क्या होने वाला है, राइट। ओके दोस्तों, तो देखते हैं अगला एक्सीलरेशन वाला क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, मेरे पास एक कंटेनर है, एक साइड ओपन, राइट, ये वाला एंड मेरा एक्सिस है, ये वाला एंड मेरा एक्सिस है, इसके अंदर गैस है, लेफ्ट हैंड साइड इज ओपन, राइट हैंड एंड इज क्लोज्ड। ये वाला एंड जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसका प्रेशर P नॉट ले लो, राइट। एक्स मेरा इस डिस्टेंस में मेजर्ड होगा, इस डायरेक्शन में। मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूं एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट। क्रॉस सेक्शनल एरिया इफ रिक्वायर्ड इज A, ओके, एंड ये लेंथ जो है दैट लेंथ इज इक्वल्स टू L। ये जो लेंथ है वो लेंथ दे रखा है L। तो कैलकुलेट प्रेशर इनसाइड द ट्यूब एज फंक्शन ऑफ x। ओके, तो एनालिसिस हमारा सिमिलर होने वाला है, ध्यान देना। मैंने कोई भी जनरल डिस्टेंस x पर एक dx का टुकड़ा काट लूंगा, तो इसका लेफ्ट एंड पर प्रेशर अगर मेरा P होगा,
तो राइट एंड पर प्रेशर होना पड़ेगा P प्लस dP, क्योंकि राइट वाले एंड को जो है वो ना केवल ये वाले प्रेशर वाले फोर्स को खत्म करना है, साथ ही साथ ये वाला टुकड़ा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उस सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स भी प्रोवाइड तो करना ही पड़ेगा, राइट। ये डिस्टेंस अगर मेरे पास x है तो सर्कुलर मोशन का जो करस्पॉन्डिंग रेडियस है वो भी हमारा x होगा। तो नेट लेफ्टवर्ड फोर्स दैट विल बी P प्लस dP इंटू A माइनस P इंटू A, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू dm ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dP इंटू A, dm को क्या लिख सकता हूं, रो A dx इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x, राइट। ए खत्म कर दो, रो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, डीपी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। बट मैं और एक चीज क्या लिख सकता हूं, P बाय रो इज इक्वल्स टू आर टी बाई एम, तो रो मेरे पास आ जाएगा PM बाई आर टी। तो ये रो का वैल्यू अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये सब्स्टिट्यूट करने पर मेरे पास आ जाएगा dP इज इक्वल्स टू PM बाई आर टी। टी यहां पर टेम्परेचर है जो कि फिक्स है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट m है, वो पिछले क्वेश्चन वाला डेटा ले लेना, इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, मेरे पास ये आ जाएगा, ओके। एंड नाउ तो मेरे पास आ जाएगा dP बाई P इज इक्वल्स टू कैपिटल M ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई आर टी into x dx. And now if we integrate, initially x जब 0 था तब प्रेशर था P नॉट and at x प्रेशर is P, तो ये क्या जाएगा ln P, so ln P by P नॉट is equals to capital M omega naught square x square by 2RT. सो प्रेशर P मेरे पास आ जाएगा P नॉट e टू द पावर कैपिटल M ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RT. सो दैट्स द प्रेशर एज अ जनरल फंक्शन ऑफ x. मैक्सिमम प्रेशर डेफिनेटली आएगा एट द राइट मोस्ट एंड, वो भी कोई निकालने के लिए बोल सकता है। तो P at the closed end is equals to x के जगह पे L पुट कर दो, कैपिटल M ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2RT। तो एक्सीलरेशन रिलेटेड सवाल में किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं वो भी हमने देख लिए हैं, राइट। तो लेट्स इंट्रोड्यूस स्प्रिंग। तो स्प्रिंग रिलेटेड सवाल में कैसे हम काम करेंगे, लेट्स सी। मेरे पास एक बंद कंटेनर है, मेरे पास एक बंद कंटेनर है, मेरे पास ये दो ऐसे मूवेबल पिस्टन्स है, ठीक है। इसके थ्रू हीट फ्लो नहीं हो सकता है, इसके थ्रू हीट फ्लो जो है वो नहीं हो सकता है। अच्छा, यहां पर दोनों तरफ इक्वल मोल्स ऑफ गैस है, इसके बीच में एक स्प्रिंग फंसा हुआ है, राइट।
क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है तो ले लेना। ये ए है। इनिशियली मेरा लेफ्ट का टेम्परेचर है 300 केल्विन और मेरा राइट का टेम्परेचर है 300 केल्विन, और दोनों तरफ का जो लेंथ है ये भी है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, राइट। इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, इनिशियल compression in the spring that is given to be equals to 1 meter। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यहां पर भी जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, वो दोनों हमारा इक्वल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ का जो प्रेशर होगा वो भी इक्वल होगा। यानी टेम्परेचर अगर अलग भी होता तो भी ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो प्रेशर्स होंगे वो दोनों तरफ तो हर हाल पे इक्वल होना ही पड़ेगा, वरना ये स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम जो है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, अब क्या है, अब सिनेरियो क्या है। नाउ मैं लेफ्ट वाले का टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया हूं 400 केल्विन और राइट वाले का टेम्परेचर मैंने बढ़ा के कर दिया हूं 500 केल्विन। दोनों का प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, एक का प्रेशर मैं 400 केल्विन पे मेंटेन किया हूं, एक दूसरे वाले का प्रेशर जो है वो 500 केल्विन पे मेंटेन किया हूं। बाय द वे, बीच वाला जगह जो है वो वैक्यूम है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्वाइट एविडेंट। यहां पे हमने नहीं ड्रॉ किया कोई गैस। तो सवाल यहां पर बहुत सिंपल है, कैलकुलेट द न्यू कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में हमारा जो नया कंप्रेशन होगा उस कंप्रेशन का वैल्यू कितना होने वाला है। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, लेट्स सी। ओके, अच्छा दोस्तों ध्यान देना, यहां पर राइट नाउ प्रेशर है P, यहां पर राइट नाउ प्रेशर है P, ठीक है, और ये वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो है K, राइट। सो इनिशियली अगर मैं देखूं, मैं पहले इनिशियल को एनालाइज कर लेता हूं। वो क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू K इंटू 1। तो इनिशियल जो प्रेशर होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू K इंटू 1 बाई A। ओके, समझ में आया। So, P into 1 into A, that is a volume, that is equals to R into 300. That is my initial relation. And P into A is nothing but K. So, K का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 300R। इनिशियल एनालिसिस से मैं स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू 300R, राइट। अब क्या है, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, यानी ये मेरा फाइनल एनालिसिस है, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अच्छा ऑब्वियस सी बात है ये 1 मीटर अब नहीं रहने वाला है, ये 1 मीटर से कुछ तो बढ़ेगा। तो मान लो ये वाला बढ़ के हो गया है x, ठीक है, ये कुछ बढ़ गया है। एंड नाउ दोनों तरफ का टेम्परेचर मेरा इक्वल नहीं है, तो यहां का जो लेंथ होगा उसको मैं x एज्यूम, तो डेफिनेटली
नहीं कर सकता हूं, ठीक है। सॉरी, यहां पर मैंने n नहीं लिखा हूं, n कहीं पर भी 1 होना जरूरी नहीं है, तो n ले लो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाद में कट जाएगा, ठीक है। अब मान लो जो राइट वाला लेंथ है वो लेंथ है मेरे पास y, ठीक है। अच्छा, ये पहले 1 था, वो 1 से बढ़ के हुआ है x, तो उसके कारण स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना हुआ है x-1, और ये पहले 1 था, बढ़ के हुआ है y, तो ये वाले के कारण स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ है दैट इज इक्वल्स टू y-1। तो इनिशियली 1 से तो कंप्रेस था ही था, जो टोटल स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा अब x-1 प्लस y-1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y-1। ये स्प्रिंग का नया कंप्रेशन है मेरे पास, राइट। पहले से ही 1 था, ये 1 से बढ़ के x हुआ है, तो फर्दर कंप्रेस किया स्प्रिंग को बाय एन अमाउंट ऑफ x-1, और ये वाला 1 से बढ़ के y हुआ है, तो वो फर्दर कंप्रेस किया है बाय एन अमाउंट ऑफ y-1। तो जो टोटल कंप्रेशन क्रिएट हुआ है वो है x-1 प्लस y-1 प्लस 1 दैट इज x प्लस y-1। अच्छा, बाय द वे और एक चीज ध्यान देना, इनिशियल कंडीशन से मैं एक चीज बोल सकता हूं, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स मेरा सेम था, तो अभी भी दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा, तो क्योंकि सेम स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों तरफ का जो प्रेशर होगा वो तो हमारा सेम ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली वो पी नहीं होगा, वो हमारा कुछ P' होगा, राइट। तो लेफ्ट का टेम्परेचर मैं मेंटेन किया हूं 400 पे, और राइट का टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया 500 केल्विन पे। सो प्रेशर दोनों तरफ का सेम है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ का सेम है, तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा XA बाई YA दैट इज इक्वल्स टू हमारा टेम्परेचर का रेशियो दैट इज 400 बाई 500 खट। सो x बाई y इज इक्वल्स टू 4 बाई 5। x और y में डेफिनेटली ये रिलेशन आएगा। अच्छा, पहली बात तो कोई एक वेरिएबल से दुश्मनी निभा लो, मैं y से मान लेता हूं, निभा लेता हूं, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 5x बाई 4। So y equals to 5x by 4. It can be simply written as 9x by 4 minus 1. ये मेरा स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है, राइट। अच्छा, तो अब जो मेरे पास P' का नया वैल्यू होगा वो कितना होगा, K इंटू 9x by 4 minus 1 by A। राइट, हाँ कि ना, वही तो मेरा प्रेशर होगा। दोनों में से कोई एक साइड को एनालाइज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अच्छा, अब ये वाला और ये वाले को अगर मैं कंपेयर करूं तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, P इंटू 1 इंटू A बाई 300 P1 V1 by T1 must be equals to P2 V2 by T2। ये तो मैं लिख सकता हूं, तुम्हें मन करे तो उधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने y से दुश्मनी कर लिया हूं, फिर वहां पे y पे लिखोगे, फिर उसको x से रिप्लेस करना पड़ेगा, पॉइंटलेस है। मैं ये वाला कंपार्टमेंट और ये वाला कंपार्टमेंट को एनालाइज किया, P1 V1 by T1 must be equals to P2 V2 by T2। So simply this is gone, AA is also gone। तो मेरे पास एक चीज आ जाएगा, वो है
P dash into x is equals to 4/3 into P. एंड इस रिलेशन को अगर मैं लिखता हूं, P डैश का वैल्यू क्या है? K इंटू 9x/4 minus 1, right, into A into x 4/3. अच्छा, P का वैल्यू क्या था? R इंटू यहां पे अगर देखो K/A. P का वैल्यू क्या था? सॉरी, P का वैल्यू पुट कर दिया. सो नाउ A इज कैंसल्ड, K इज कैंसल्ड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या लिख रहा हूं, सॉरी, हाँ, क्या आ जाएगा? x इंटू 9x minus 4/4 इज इक्वल्स टू 4/3. मेरे पास ये आ जाएगा. मानते हो या नहीं? सो थ्री एक्स इंटू 9x minus 4, that is equals to 16. So 27x² minus 12x minus 16, that will be equals to 0. ये मेरा x का क्वाड्रेटिक है. ऑब्वियसली एक वैल्यू जो है कोई मतलब नहीं रखेगा, वो एक में तो x हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो वो वाला वैल्यू को मैं एलिमिनेट कर दूंगा. सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? -b प्लस अंडर रूट, माइनस जाए भाड़ में, वो तो नेगेटिव वाला वैल्यू है. b² minus 4ac, बहुत ही सतर्कता के साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाई 2a, दैट इज इक्वल्स टू 54. नाउ लेट्स सी क्या होगा. तो x मेरे पास आ जाएगा. अच्छा, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूं? ये जो है दिस इज 4² इंटू 3², तो यहां पर भी 4² इंटू 3² तो मैं क्रिएट कर सकता हूं. तो 4² इंटू 3² को बाहर कर लो, यानी 12 मेरा बाहर है. ये मेरे पास 1 हो जाएगा. यहां पर 4² करूंगा तो 4 बचेगा, यहां पर 3² निकाल दूंगा तो 3 बचेगा, बाई 54. एंड दिस इज 12/54. तो 12/54 कितना हो गया मेरे पास? अगर मैं 6 से काट दूं तो 2/9 इंटू √13 प्लस 1, ये मेरे पास x है, राइट. और टोटल कॉम्प्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास? 9x/4 minus 1. तो सिंपल सी बात है, न्यू कॉम्प्रेशन 9/4 into x minus 1. So 9 is gone. √13 plus 1/2 minus 1, that is equals to √3 minus 1/2 meter. So this will be the new compression in the spring. तो अगर कोई स्प्रिंग लगा हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हमने यहां से देख लिए हैं. तो PV इक्वल्स टू nRT के रिगार्डिंग काफी सारे सवाल अब हमने सॉल्व कर लिए हैं. तो
जितने भी प्रोफाइल्स बन सकते हैं वो प्रोफाइल्स मैंने करा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट बन सकता है, वो एक एक क्वेश्चन कराना तो संभव ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के जो सोचने का तरीका है, कैसे सोचना है, क्या करना है, स्प्रिंग लगा दे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन हो जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर वेराई कर जाए तो क्या होने वाला है, वो सारे सवाल हमने यहां पर डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।